हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों को आपके अपने ही चैनल लेट्स गोल पर दिल से स्वागत है। और आज तो बड़ा अच्छा धूप खिला हुआ था। आप लोग धूप सेकते हुए खूब पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे ना, या टाइम पास कर रहे हैं। टाइम को कद्र कीजिए, समय के महत्व को बढ़ाइए, नहीं तो समझ जाइए क्या होने वाला है। और जिन लोग का एग्जाम हो गया है वो सोचते होंगे कि अब भाई मेरा काम तो हो गया, अब आराम से बाद में पढ़ना है। नहीं, अगर जानते हैं और जानिए, अगर समझते हैं और समझिए, लेकिन आराम से मत बैठिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है और बीतता जा रहा है। कभी कभी तो बड़ा डर सा लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन डरना नहीं है। आप लोग को पढ़ाई करना है, करते हैं या नहीं? माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दीप जलाना कहाँ मना है। तो दोस्तों, दीप को जलाइए, ज्ञान रूपी दीप को बढ़ाइए, जलाइए और एकदम अपने आसपास के इलाकों को मतलब प्रकाशमय करिए, महात्मा बुद्ध की तरह। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, एक नई इरादा लेकर आए हैं और एक नया उम्मीद लेकर आए हैं। तो आज दोस्तों सिगमंड फ्रायड का इनका पूरा जो इन्होंने मन की अवस्थाएं को इन्होंने 3 भागों में बांटा है, और व्यक्तित्व की अवस्था को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा है। तो इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। और यहां से सिगमंड फ्रायड से संबंधित कोई भी सवाल अगर सीटेट में या कोई भी राज्य स्तरीय एग्जाम होता है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे राजस्थान टेट हो, या हरियाणा हो, या कहीं भी जो चाइल्ड साइकोलॉजी में सिगमंड फ्रायड से संबंधित कोई भी सवाल पूछेगा तो आप छोड़िएगा नहीं, आप छोड़िएगा नहीं। तो आज शुरू करते हैं एक नई इरादा और एक नई उमंग के साथ। तो शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत। पहला नंबर सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत पर, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं इसे ढूंढ ढूंढ कर लाया हूं। और यहां से आप कोई भी सवाल अगर पूछेगा तो आप छोड़िएगा नहीं, चाह कर भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको जोश के साथ देखते हैं, उम्मीद के साथ देखते हैं, और पॉजिटिव माइंड, नॉट निगेटिव। मर ही जाना है तो क्या निगेटिव सोचना, केवल पॉजिटिव। जो भी होगा अच्छा ही होगा, और जो होगा अच्छा के लिए ही होगा, गीता का सार है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सिगमंड फ्रायड, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सिगमंड फ्रायड, मैं पिछले वीडियो भी बना चुका हूं, वहां से कई सारा एग्जाम में पूछ दिया गया है, जो आप लोग सब जानते ही होंगे। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। जो इनका जन्म वियना नामक जगह पर हुआ था, यानी ऑस्ट्रिया और वियना दोनों याद रखेंगे, इनका जन्म स्थली है। तो शुरू करते हैं। इनको मनोविश्लेषणवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। मनोविश्लेषणवाद का जनक सिगमंड फ्रायड। 3 सवाल। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दी? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया। और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया। 2 चीज याद रखेंगे, इन्होंने मन का विश्लेषण किया। इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक का क्या मतलब? इन्होंने मन को विश्लेषण के तौर पे बताया, विशेषता के तौर पे बताया इन्होंने। तो इसको याद रखेंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड। बाद में नहीं, अभी याद होगा। सारा पूरा आराम से देखते जाइए, और ऐसा नहीं कि बाद में देख लेंगे, नहीं ना, अभी आज इसी वक्त सारा वीडियो को देखना है, एक तरफ से देखना है, समझ गए ना? पूरा मेरे साथ रहिए। 15 से 20 मिनट में सारा मैं क्लियर याद ही करा दूंगा, पूरा माइंड में छप जाएगा आपका। तो शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड, यह एक तार्किक व्यक्ति था। सिगमंड फ्रायड कैसे व्यक्ति थे? तो तार्किक व्यक्ति थे। इन्होंने अपने 40 वर्ष के अध्ययन में बहुत सारा इन्होंने रिसर्च किया, और कुछ ऐसे बुक जो इनका विवादास्पद बुक रहा,
तो इनका काफी विरोध भी किया गया था और इनकी बहुत सारे बुक को जला दिया गया था। सिगमंड फ्राइड का जो बुक हुआ, जो बहुत विवादास्पद रहा, उसको घोर विरोध भी किया गया और बहुत सारे बुक को जला भी दिया गया था। लेकिन यह बहुत तार्किक व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे। अच्छे व्यक्ति में भी कुछ सारा थोड़ा बहुत तो डिमेरिट होता ही है, तो हमें डिमेरिट से कोई लेना देना नहीं है। यह सीटेट या जो भी स्तरीय जो एग्जाम आएगा यहाँ से सवाल आता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यह एक तार्किक व्यक्ति था। इन्होंने 40 वर्ष के अध्ययन में इन्होंने पाया कि बहुत सारा इन्होंने, जैसे आप देखेंगे कि यह ऑस्ट्रिया या वियना के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया या वियना जो उसकी राजधानी हुआ करती थी। इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए हैं। सिगमंड फ्राइड ने मन को कितने प्रकार में बताए हैं? तो 3 प्रकार में बताए हैं। पहला है चेतन मन, दूसरा है अर्धचेतन मन और तीसरा है अचेतन। तो इसे आप याद रखेंगे। मन के 3 भाग, मन सब में लगा हुआ है। तो चेतन पहला, दूसरा है अर्धचेतन और तीसरा है अचेतन। तो अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि चेतन मन में क्या होता है, अर्धचेतन मन में क्या होता है और अचेतन मन में क्या होता है सिगमंड फ्राइड के अनुसार। तो शुरू करते हैं। चेतन मन, यह मन के वर्तमान विचारों से संबंधित होता है। यह मन के वर्तमान विचारों से संबंधित होता है। देखिए, वर्तमान विचार पूछेगा, हो सकता है तो आने वाले एग्जाम में, जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे या जब भी आप जो भी पेपर में देंगे जहां से चाइल्ड बाल विकास का जो सवाल आएगा सिगमंड फ्राइड से संबंधित, तो बहुत सारा सवाल बनाया जा सकता है इससे। तो एक एक सवाल को बड़ा आराम से देखेंगे। वर्तमान विचारों से संबंधित है, किसमें? चेतन मन में। वर्तमान विचार का क्या मतलब? तो मान लीजिए कि अगर आप किसी व्यक्ति से उसका नाम पूछते हैं तो विचार करता है, हाँ मेरा नाम पूछ रहा है तो नाम तो बताना होगा, यानी वर्तमान। जैसे आप मान लीजिए कि बाइक चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते चलाते कहीं पर ब्रेकर आ जाता है। तो ब्रेकर जब आ जाता है तो आप वहां माइंड किस हिसाब से काम करता है कि अगर स्पीड में गाड़ी अगर चलती रहेगी तो हो सकता है मैं गिर जाऊं, तो वहां पर ब्रेक लगाने का मन विचार करता है। मन कैसा विचार करता है? तो वर्तमान पर विचार करता है। कौन? यह चेतन मन, चेतन मन, यह वर्तमान विचारों से संबंधित होता है। तो इसे आप याद रखेंगे। दूसरा है अर्धचेतन। इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ समय देकर याद किया जा सकता है। देखिए, यह बहुत अर्धचेतन जो होता है, अर्धचेतन मन में क्या होता है? किसमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कुछ समय देकर ज्ञान को अर्जन याद किया जा सकता है, समय देकर याद किया जा सकता है। तो इसे आप याद रखेंगे। अर्धचेतन, इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ समय देकर याद किया जा सकता है। तो इसे याद रखेंगे। तीसरा है अचेतन। तो अचेतन मन में क्या होता है कि जो हम भूल चुके हैं और जिसको याद करने पर भी याद नहीं आता, जिसको हम भूल चुके हैं और जितना भी याद करेगा तो आपको याद नहीं आएगा, याद आ ही नहीं सकता है। तो जब याद नहीं आएगा तो वो हो जाता है अचेतन की अवस्था होता है, याद ही नहीं आ पाता है। यानी इसको कह सकते हैं अतिरिक्त इच्छाओं का भंडार। सीधे यहां से सवाल बनाया जा सकता है कि अतिरिक्त इच्छाओं का भंडार सिगमंड फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में होता है, किस मन में होता है? तो अचेतन मन में होता है। इसे आप याद रखेंगे। आने वाले एग्जाम के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, तो इसे आप याद रखेंगे। अतिरिक्त इच्छाओं का भंडार या अचेतन मन में कोई भी चीज अगर हम भूल चुके हैं, याद करने पर भी वो याद नहीं आता है। आप कहिएगा कि चेतन मन और अचेतन मन के बीच वाला भाग है अर्धचेतन, यानी यह मैनेज करने वाला है। अर्धचेतन जो है बीच की अवस्था है, मैनेज करके चलता है यह। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट बात है, हम लोग देखते हैं कि इन्होंने व्यक्तित्व
को 3 भागों में बांटा है, व्यक्तित्व को 3 भागों में, मन को भी 3 भाग और व्यक्तित्व को भी 3 भागों में बांटा है, जो एग्जाम के दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे आप याद रखेंगे। पहला है ईड, जिसको ईदम बोला जाता है। दूसरा है ईगो, ईगो जिसको अहम बोला जाता है। और तीसरा है सुपर ईगो, सुपर ईगो जिसको परा अहम भी बोला जाता है। ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड, ईगो और सुपर ईगो पर नेता या जन्मदाता कौन? तो सिगमंड फ्राइड। ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो ईड में क्या होता है, ईगो में क्या होता है और सुपर ईगो में क्या होता है, हम लोग देखेंगे इसको। तो देखिए, ईद यानी ईदम, इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं होती है। देखिए, ईदम में क्या होता है, शरीर की आवश्यकता को पूरा किया जाता है, जैसे भूख, प्यास, ये सब इसमें पूरा किया जाता है। तो आप देखेंगे कि ईदम में क्या होता है, तो व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं होती है। सवाल बनाए गए हैं इसे कि व्यक्ति की मूल आवश्यकताएं सिगमंड फ्राइड के शब्दों में किस व्यक्तित्व में होता है? तो यह एक व्यक्तित्व का नाम है ईड, ईड जिसको बोला जाता है ईदम। तो जैसे कि भूख, प्यास, सेक्स, ये सब का इसमें पाया जाता है। इसमें नैतिक मूल्यों का अभाव होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि नैतिक मूल्यों का अभाव किस में होता है? तो ईड में होता है। ईड में ईड इंग्लिश शब्द जरूर याद रखेंगे, नहीं तो यह थोड़ा सा परेशानी वाला लगता है कि परेशान हो सकते हैं आप लोग। तो नैतिक मूल्यों का जो अभाव होता है वो किस में होता है? ईड में होता है। ईड यानी ईदम में। इसे सुखवादी सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लाया हूं कि सुखवादी सिद्धांत किसको कहा जाता है? तो ईड को कहा जाता है। सुखवादी, इसमें सुख ही सुख होता है। जैसे भूख लगेगा तो भोजन मिल जाएगा, प्यास लगेगा पानी रहता। तो इसे सुखवादी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, इसे आप याद रखेंगे। दूसरा है ईगो, जिसको अहम बोला जाता है। ईगो इसमें आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है। इसमें परिणामों की चिंता नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि परिणामों की चिंता सिगमंड फ्राइड के अनुसार किस व्यक्तित्व में नहीं होता? तो दूसरा ईगो, अहम, ईगो में नहीं होता है। जैसे आप इसको फिर से देखेंगे कि ईगो में क्या होता है, तो इसमें आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है। इसे परिणामों की चिंता नहीं होता। इसे ही वास्तविक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। वास्तविक सिद्धांत, दूसरा व्यक्तित्व, ईगो जिसको अहम बोल सकते हैं आप। यानी पूछा जाएगा कि वास्तविक सिद्धांत किस में होता है? तो ईगो में होता है। वास्तविक सिद्धांत ईगो में होता है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब सुपर ईगो, जो एग्जाम सबसे ज्यादा सीटेट का जो सवाल बनता है वो सुपर ईगो से ही बनता है। सबसे ज्यादा सवाल बनता है। जैसा कि मैंने कुछ 2-3 सवाल जो पूछा गया है उसको मैं लाया हूं ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर कर सके। तो सुपर ईगो में क्या होता है, जिसको परा अहम बोला जाता है। सुपर ईगो को परा अहम भी बोल सकते हैं। यह समाज द्वारा नैतिक मूल्यों के अनुसार काम करता है। यानी समाज का जो कुछ रूल रेगुलेशन होता है वो तो लिखित होता नहीं है, वो तो मौखिक होता है, लेकिन उसमें जो अच्छा चीज होता है उसको सीख लिया जाता है और जो खराब चीज होता है उसको किनारा कर दिया जाता है। यानी समाज के नैतिक मूल्यों का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसमें समाज के नैतिक मूल्यों का पूरा ध्यान रखा जाता है और जो अनैतिक होता है, जो बेकार का होता है, उसको हटा दिया जाता है। क्योंकि समाज के लोग किसी व्यक्ति को बुरा ना कहे, अच्छा कहे, तो इसको सुपर ईगो में रखा जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। पराअहम, यह समाज द्वारा नैतिक मूल्यों के अनुसार काम करता है। जो समाज ने कुछ रूल नियम बनाए हैं उसको सुपर ईगो में फॉलो किया जाता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो जितना ज्यादा होगा वो उतना ही बुरे कामों से दूर होगा। यानी इसको आदर्शवादी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। सवाल यहीं से उठेगा
कि आदर्शवादी सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत है व्यक्तित्व के निर्माण में, वो कौन सा अवस्था है? तो तीसरा अवस्था है। उसका नाम क्या है? तो सुपर ईगो। तो इसे आप याद रखेंगे। आदर्शवादी सिद्धांत सुपर ईगो को कहा जाता है। आदर्शवादी सिद्धांत सुपर ईगो को कहा जाता है। नेक्स्ट है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओडिपस ग्रंथि सिगमंड फ्राइड के अनुसार ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यह सीटेट में सीधे सीधे सवाल किया है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार ओडिपस ग्रंथि किस में पाया जाता है और इलेक्ट्रा ग्रंथि किस में पाया जाता है और इसमें क्या क्या प्रतिक्रिया होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। ओडिपस ग्रंथि जो होता है वह लड़का में पाया जाता है। ओडिपस ग्रंथि किस में? लड़का में। और इसी ग्रंथि लड़का में पाए जाने के वजह से लड़का का जो लगाव होता है वो मां से ज्यादा होता है। मां से ज्यादा होता है। किस ग्रंथि की वजह से? ओडिपस ग्रंथि की वजह से। दूसरा है इलेक्ट्रा ग्रंथि जो लड़कियों में पाया जाता है। इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाया जाता है और यही ग्रंथि इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाए जाने की वजह से लड़कियों का लगाव पिता से ज्यादा होता है। पिता से ज्यादा होता है। तो इसे आप याद रखेंगे। तो इसे आप याद हो ही गया होगा। ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि फिर से एक बार बता देते हैं। ओडिपस ग्रंथि लड़का में पाया जाता है, तो लड़का में जब पाया जाएगा ओडिपस ग्रंथि तो उसका लगाव मां से ज्यादा होगा। याद हुआ ना? नेक्स्ट इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाया जाता है। इसी ग्रंथि के वजह से लड़कियों का लगाव पिता से ज्यादा होता है। तो इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद एक और सीटेट में कई बार रिपीट हुआ है सवाल। नेक्स्ट सवाल बनता है कि जो अपने आप में मस्त रहता है, अपने आप में एकदम मस्त गाता रहेगा, गुनगुनाता रहेगा, अपने आप में मस्त, उसको यही है जो अपने आप में मस्त रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो स्वमोह। स्वमोह जो अपने आप में मस्त रहता है, जो अपने आप में एकदम मस्त रहता है उसको कहा जाता है स्वमोह। तो इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे सवाल क्या क्या बनेंगे इसको जरा आप लोग देख लेंगे। देखिए यह सवाल कहीं ना कहीं पूछा गया और हर बार रिपीट होता है यह सवाल। तो आप देखेंगे प्रश्न है पहला कि किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। पूछने का थोड़ा सा अलग भाषा हो गया लेकिन बात वही होगा। किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। तो नैतिकता वाली भुजा किसे कहा जाएगा? तो आपको यहाँ अंग्रेजी शब्द से पकड़ में आएगा, हिंदी बड़ा कंफ्यूजन डालेगा आपको। जैसे देखिए यहाँ लिख दिया हिंदी में उपाह, आत्मा, परा, तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। लेकिन ईड, ईगो और सुपर ईगो से आप पकड़ लीजिएगा, या ईड या सुपर ईगो दोनों। तो देखिए यहाँ क्या होगा, किसे व्यक्तित्व की नैतिक वाली भुजा। तो देखिए नैतिकता मैं पहले ही बता दिया हूं कि आदर्शवादी सिद्धांत किस में होता है? तो सुपर ईगो में होता है। तो जहां आप सुपर ईगो देखिएगा उसको टिक लगाइएगा। व्यक्तित्व देखिए तो आपका आंसर हो जाएगा सुपर ईगो। ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सुपर ईगो। ये डी आंसर नहीं लगाइएगा, ऐसा नहीं कि डी हो जाएगा, नहीं, सुपर ईगो। जहां व्यक्तित्व की नैतिकता की बात हो तो सीधे सीधे सुपर ईगो को टिक लगाएंगे और एक नंबर आप अपना फिक्स कर लेंगे। दूसरा सवाल इसी से बनता है। फ्राइड, देखिए सिगमंड फ्राइड, इनका वास्तविक नाम सिगमंड फ्राइड है। सिगमंड फ्राइड, हम लोग सिगमंड बोलते रहते हैं, सिगमंड फ्राइड। देखिए फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश में होता है। आंतरिकीकरण यानी ज्यादा से ज्यादा नैतिक मूल्यों, ये आदर्शवादी सिद्धांत जो बोला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी से आपको बहुत सारा चीज याद रहेगा। तो देखिए फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश में होता है। किसमें? ईड में, ईगो में, सुपर ईगो में या परिस्थितियों में। तो यहां भी आपका आंसर हो जाएगा सुपर ईगो, सुपर ईगो। नेक्स्ट सवाल बनता है डैश के अनुसार ईदम यानी ईड, अहम यानी ईगो तथा परा अहम यानी सुपर ईगो व्यक्तित्व के तीन घटक हैं। किसके अनुसार?
पावलोव के अनुसार, फ्राइड के अनुसार, पियाजे के अनुसार, बंडूरा के अनुसार, किसके अनुसार? तो आपका यहाँ सीधा सीधा है कि ईड ईगो और सुपर ईगो है, तो इसके प्रणेता कौन, इसके जन्मदाता कौन? तो सिगमंड फ्राइड। तो आप फ्राइड को टिक लगा देंगे। क्लियर? अब पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ता पर। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ता पर प्रयोग किया था। और ये रहने वाले कहाँ के थे? तो रसिया के, रूस के रहने वाले थे। दूसरा है पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो पियाजे ने दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया। और रहने वाले कहाँ के थे? तो स्विट्जरलैंड के। रहने वाले कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। तीसरा नंबर पर आता है बंडूरा। बंडूरा याद तो नहीं होगा। बंडूरा कहाँ के? आजकल फैशन हो गया, पूछ सकता है बहुत सारा। जैसे आपको पावलोव याद है रसिया के, फ्राइड याद हो गया ऑस्ट्रिया के, और पियाजे याद हो गया स्विट्जरलैंड के। बंडूरा कहाँ के रहने वाले थे? बंडूरा याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है तो मैं याद दिलाता हूं। बंडूरा जो थे वो कनाडा के रहने वाले थे। बंडूरा कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा के रहने वाले थे। लेकिन अगर फिर सवाल इससे पूछे आपसे, फिर सवाल बनाएगा कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत मैंने बॉक्स में लिख दिया है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा महोदय ने दिया था। बंडूरा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा। रहने वाले कहाँ के थे? कनाडा के। याद हो गया ना? अब एक और सवाल पूछेगा कि जैसे मैंने आपको एक चीज बता दिया कि पावलोव ने प्रयोग किया कुत्ता पर, पियाजे ने प्रयोग किया था, अपने ही बच्चों पर प्रयोग कर डाला था। अपने ही बच्चों पर इन्होंने पूरा का पूरा, और आसपास के बच्चों पर भी किया था, लेकिन अपने बच्चों पर ज्यादा इन्होंने प्रयोग किया था। और पूछा जाएगा कि बंडूरा ने किस पे प्रयोग किया? तो बंडूरा ने प्रयोग किया था बारबी डॉल पर प्रयोग किया था इन्होंने। बारबी डॉल पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो याद रखेंगे कि बंडूरा का प्रयोग बारबी डॉल पर, बंडूरा ने किस पर प्रयोग किया था? तो बारबी डॉल पर प्रयोग किया था। बंडूरा रहने वाले कहाँ के थे? तो कनाडा के रहने वाले थे। बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत होता क्या है? तो समाज के जो रूल नियम होते हैं, समाज के जो रूल नियम होते हैं, जो अच्छा होता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और जो खराब नियम होता है, जो समाज के अहित वाला भाग होता है, उसको किनारा छोड़ दिया जाता है। इसे ही बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा। तो इसे आप याद हो ही कर ही लिए होंगे या हो ही गया होगा। तो आइए एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको पूरा हम याद करा सके आपको। तो यहां से सिगमंड फ्राइड जिसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो सिगमंड फ्राइड ने दिया। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो सिगमंड फ्राइड ने दिया। इसे आप याद रखेंगे। सिगमंड फ्राइड कैसा व्यक्ति था? तो एक तार्किक व्यक्ति था। चलिए, और यह रहने वाले कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रिया या वियना के रहने वाले थे। याद हो गया? इन्होंने मन को 3 प्रकार बताए हैं। सिगमंड फ्राइड ने मन को 3 भागों में बांटा है। पहला है चेतन मन। चेतन मन में क्या होता है? तो यह वर्तमान विचारों से संबंधित होता है। वर्तमान, अभी आपसे कोई सवाल करेगा या कोई काम अगर तुरंत करना हो तो तुरंत जो विचार चलेगा, तो वर्तमान विचार किस में? तो चेतन मन में। दूसरा है अर्धचेतन। इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ समय देकर याद किया जा सकता है। कुछ समय दीजिएगा तो यह याद हो जाएगा। किसमें? अर्धचेतन में। तीसरा है अचेतन। इसमें जो हम भूल चुके हैं, और अचेतन में जो हम भूल चुके हैं और जिसको याद करने पर भी याद नहीं आता है, वह किस में आएगा? अचेतन मन में आएगा। इसी को अतिरिक्त इच्छाओं का भंडार भी कहा जाता है। अतिरिक्त इच्छाओं का भंडार किसको कहा गया? अचेतन की अवस्था में कहा गया है। इसको यह आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट है, इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। मन को भी 3 भाग में और व्यक्तित्व को भी 3 भागों में। और 3 भाग का नाम आपको याद हो गए होंगे, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड में क्या होता है, तो इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं, शारीरिक और मूल आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, सेक्स, ये सब जो होता है यह ईड में आता है। ये सब आता है। नैतिक मूल्यों का अभाव होता है किसमें, ईड में। ईड में नैतिक मूल्यों का अभाव होता है। तो इसे आप याद रखेंगे, एक ही चीज याद रखेंगे, नैतिक मूल्यों का अभाव किस में होता है, तो ईड में होता है, यानी ईदम में होता है। ईड, नैतिक मूल्यों का अभाव। और दूसरा है ईगो, यानी अहम। इसमें क्या होता है, आवश्यकता या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है। इसमें परिणामों की चिंता नहीं होता है। परिणाम की चिंता किसमें नहीं होगा, ईगो में नहीं होगा। ईगो में परिणाम का चिंता नहीं होता है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार। तो इसे देखेंगे, वास्तविक सिद्धांत ईगो को ही कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार वास्तविक सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो ईगो को कहा जाता है। ईगो को अहम भी बोला जाता है। चलिए, तो वास्तविक सिद्धांत ईगो को कहा जाता है। नेक्स्ट है सुपर ईगो, जिसे परा अहम बोला जाता है। यह समाज द्वारा नैतिक मूल्यों के अनुसार काम करता है, यानी समाज ने जो नैतिक मूल्यों के अनुसार इसमें काम करता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर जितना सुपर ईगो होगा वह उतना ही बुरे कामों से दूर होगा। यानी जिस व्यक्ति के अंदर जितना सुपर ईगो होगा वह उतना ही बुरे कामों से दूर भागेगा, बुरे कामों से अलग होगा। तो यही होता है बुरे कामों से दूर होना, किस में, तो सुपर ईगो में। सुपर ईगो को ही आदर्शवादी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। सुपर ईगो को ही आदर्शवादी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ओडिपस ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि सिगमंड फ्रायड के शब्दों में, सिगमंड फ्रायड साहब ने ही इसका विस्तार रूप से चर्चा किया था, इसलिए मैंने इसको इसमें डाला है। ओडिपस ग्रंथि लड़का में पाया जाता है और इसी के वजह से लड़का को मम्मी से, माता से ज्यादा लगाव होता है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रा ग्रंथि, जो लड़कियों में पाया जाता है और इसी वजह से, इसी ग्रंथि के वजह से, यानी इलेक्ट्रा ग्रंथि के वजह, जो ग्रंथि लड़कियों में पाया जाता है, इसकी वजह से लड़कियों का लगाव पिता से ज्यादा होता है, बाप से ज्यादा होता है। तो याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है जो अपने आप में मस्त रहता है। जो व्यक्ति अपने आप में मस्त रहता है उसको, यह कई बार सीटेट में पूछा हुआ है, या आप अगर सेट देखे होंगे या प्रैक्टिस के होंगे, एग्जाम में शामिल हुए होंगे या होंगे नेक्स्ट में, तो यह याद रखेंगे। जो अपने आप में मस्त रहता है उसको कहा जाता है स्वमोह। स्वमोह। नेक्स्ट चलते हैं, किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। तो यहाँ ईड, ईगो और सुपर ईगो है, तो इसे यहां हो जाएगा सुपर ईगो। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण डैश में होता है। तो नैतिक मूल्य देखिए, यहाँ सीधा साफ है, यहाँ साफ दिख रहा है कि मूल्यों का आंतरिकीकरण, तो यह भी होगा सुपर ईगो में। किसमें होगा, सुपर ईगो में। डैश नेक्स्ट है, डैश के अनुसार ईड, ईगो और सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 घटक है। यह थ्योरी किसने दी थी, तो सिगमंड फ्रायड साहब ने दिया था। अब है कि पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ता पर। पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ता पर, और ये रहने वाले कहाँ के थे, तो रूस के। याद हो गया। फ्रायड रहने वाले ऑस्ट्रिया के, याद हो गया। पियाजे रहने वाले स्विट्जरलैंड के। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और यह स्विट्जरलैंड के निवासी थे। चौथा ऑप्शन आता है बंडूरा। बंडूरा जो थे वो कनाडा के रहने वाले थे। बंडूरा कनाडा के रहने वाले थे। तो बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इसे आप भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में डाल दिए हैं। दूसरा है कि बंडूरा ने किस पर प्रयोग किया था, तो बंडूरा ने बारबी डॉल पर प्रयोग किया था। बारबी डॉल याद रखेंगे। बारबी डॉल का संबंध बंडूरा से, बारबी डॉल का संबंध बंडूरा से।
बंडूरा रहने वाले कहाँ के थे? तो कनाडा के। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। तो इस वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मैं बड़े इजी तरीका से इसको बताने का प्रयास किया है। तो इसको कई बार देखेंगे, कई बार वीडियो को पूरा पूरा देखने का प्रयास करिए, इसलिए कि यह छोटा सा टॉपिक नहीं है, यह बहुत फैक्ट टॉपिक है। यहां से आपको सीटेट में हर सवाल कहीं ना कहीं अगर पूछा जाएगा सिगमंड फ्रायड से रिलेट करके, तो आप इसे छोड़िएगा नहीं। तो आप भी देखते रहिए, आप आसपास के लोगों को भी कहिए कि भाई देखिए इस वीडियो को, और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, और लाइक इसलिए करिए कि ताकि हमें लगे, और कमेंट भी करिए, थोड़ा थोड़ा तो कमेंट भी करिएगा, तो हमें लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए, ये मुझे पता चलेगा। नहीं तो पता नहीं चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूं, मेरा अच्छा भी हो रहा है या नहीं। तो आपको आपका भविष्य सवरे, आपके जीवन के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक बनना एकदम अति आवश्यक है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को कई बार देखेंगे और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू।